राधे राधे। राधे कृष्ण। जय सिया राम। ये छठा या सातवां वीडियो होगा मेरे जीवन के अन्य पहलुओं को जानने के लिए जो समय निकाल रहे हैं सारे भाई बहन, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। जो जब मैं बेड रेस्ट थी 2002 से 18 के बीच में, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हो रहे थे, जो कि मुझे समझ में आ रहे थे कि शायद मैं ज़िंदा ना बचूं। और ये मेरे पास जो मेरे IAS हस्बैंड डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा दिए हुए जितने भी FDs थे वो मेरे पास रखे हुए थे। तो मैं चाहती थी कि इन लोगों के हाथ में वो FDs ना लगें। और कुछ महिलाएं थीं और कुछ लोग थे कि जिन पे मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो वो महिलाएं एक दिन रात को मेरे घर आईं और मेरे घर में अलमीरा में ये सारे FDs वगैरह रखे हुए थे। तो जितनी भी महिलाएं आई तो अलमीरा वो खुली हुई देखी, तो अलमीरा यूँ खोल करके वो सरसरी निगाहों से देख रही थी। तब मैंने उनको बोला कि आप इसमें बहुत सारे FDs हैं और इन FDs को आप लोग एक एक करके आप रख लें, और जब मेरी ज़रूरत होगी, जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो आप मुझे लौटा दें, क्योंकि मुझे किसी के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा। क्योंकि इतनी यातना के बाद, इतनी दर्द, इतनी विलाप के बाद मैं भरोसा नहीं कर सकती। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा एक छोटा सा भी सामान इनके हाथ चढ़े और इनके हाथ लगे। मैं ये नहीं चाहती थी। इसलिए जो परिचित महिलाएं मेरे पास आईं तो उनको एक एक FD करके मैंने दिया। सबसे पहला FD जो था, मैंने अपनी मेरी माँ, उस दिन मेरी माँ भी मुझे देखने के लिए आई थी, रेखा मौसी, जो कि हमारे पड़ोसी बिहारी प्रसाद साहब चाचा भी लगते हैं, उनकी पत्नी हैं। और मैंने एक FD उनको दे दिया माँ को कि आप रखो और ज़रूरत पे मुझे आप लौटाना। और दूसरा FD जो पापा के कट्टर दुश्मन हैं, महेंद्र प्रसाद साहब, उनकी पत्नी, जिन पर जो कि हम लोग उनको अच्छी महिला के रूप में जानते थे और हमारा बहुत विश्वास था उनके ऊपर। तो एक FDs मैंने उनको दिए थे कि वो अपने पति के विरोध में जा कर के भी, उनके पति विरोध भी करेंगे तब भी वो ईमानदारी अपना नहीं छोड़ेंगी। तो मैंने महेंद्र प्रसाद साव की पत्नी तारा चाची को एक FD दे दिया। और एक FD मैंने अपनी जो सो कॉल्ड बुआ तो थी नहीं, लेकिन कहते थे सो कॉल्ड बुआ, जयप्रकाश फूफा जी की पत्नी, हाँ, एक FD उनको दिया। और फिर एक FD उनकी एक बेटी है हनी करके, तो वो मैंने बचपन की पहले सखी हुआ करती थी और बाद में बड़ा विरोधी हो गई ईर्ष्या जलन के मामले में। शायद मैं बहुत सारी चीज़ों से उनसे शायद बेटर उनको लगा कि मैं उनसे बेटर हूँ, तो वो मन में उनका थोड़ा ये भावना चल गया। तो उस समय वो विरोधी हो गई, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो मैंने एक FD हनी को दिया। और एक FD मेरे घर के बगल में स्वर्गीय लखन प्रसाद साव, उनका पुत्र है विनोद चौरसिया और मनोज चौरसिया, चाचा उनको कहती हूँ, उनकी मम्मी को दिया एक FD। और एक FD मैंने हमारे जो पापा के जो चचेरे भाई हैं अनूप प्रसाद चौरसिया, उनकी पत्नी उनकी, वो भी रखेल हैं लेकिन उनको लोग पत्नी कहते हैं। राजगंज की यही ट्रेंड या फिर आप बोलो ट्रेडिशन यही है कि लोग रखेले बहुत पालते हैं। तो उनमें से वो रखेल उनकी थी। तो वो
उनको मैंने 45 लाख वाली जो एफडी, सबसे ज़्यादा एफडी था, तो वो एफडी उनको रखने के लिए मैंने दिया था। और और एक एफडी मैंने और किनको दिया था, एक एफडी और किसी को दिया था, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से करके 7 एफडीज थे, कि 7 एफडीज अलग अलग महिलाओं को मैंने दे करके रखे थे। और उस समय मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और सिक्योरिटी के लिए मेरी विश्वास भी बहुत ज़्यादा थी कि ये लोग अपने पति के विरुद्ध में भी चली जाएंगी, लेकिन मेरा सामान को आँच नहीं आने देंगी। लेकिन कालांतर मैं वृंदावन में हैंड टू माउथ हो गई, लगातार हमले होना शुरू हो गए। लेकिन एक व्यक्ति ने, माँ ने भी कभी ऑफर नहीं किया कि बेटी अपना एफडी ले लो और एक घर खरीद करके उसमें रहो ताकि तुम जान से सेफ हो जाओ। और अभी के आज मैं आई हूँ, अभी मैं राजगंज ग्राम में हूँ, और सारे आंटीज, चाचीज, दादी के पास जा रही हूँ और कह रही हूँ कि आप मुझे मेरा एफडी लौटाओ। तो सब कहती कब दिया था बेटी तुमने, और सब लौटाने से मना कर रही हैं। इसकी शिकायत मैंने डीसी के पास भी कर दी, और डीसी के पास जो शिकायत की है उसकी मैं आपको सबूत भी दिखाती हूँ। ये मैंने डीसी के पास शिकायत की। उसके बाद सारे जो मेरे सारे घटनाक्रम और इनके खिलाफ रिमाइंडर एप्लीकेशन, ये रिमाइंडर एप्लीकेशन मैंने दिया एफआईआर के लिए, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ओरिजिनल और बाकी जो मेरे एफडी और घर के जो कागजात थे, देहरादून से राजगंज आने के क्रम में खो गए या इंटेंशनली किसी ने उड़ा लिए, जिसकी सनहा मैंने राजगंज थाने में कर दी। और बाकी जो मेरे एफडीज थे, रेस्ट एफडीज किसी को बांट दिए, और कुछ मेरे पास थे तो घर से वो गायब है। और जो ज़मीन के जो कागजात थे वो भी रास्ते में गायब हो गए, और कुछ घर से बिल्कुल ये कागजात घर से भी गायब हो गए। आप देख सकते हो हमारे ये ताला लगे हुए जो ताले लगे हुए जो आपको दिखाया बक्से, उसमें ज़मीन के कागज वगैरह हमारे रखे हुए रहते हैं, तो यहाँ से वो गायब हो गए। और उसकी थाने में
थाने में जो सामग्री गुम हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, मेरे रिजल्ट्स, मेरे मेरे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए के जो रिज़ल्ट इसके साथ जो गायब हुए हैं, उनके सनह, ये सनह की कॉपी है। इसमें मेरे ज़मीन के कागजात भी साथ में गायब हुए हैं, उनके भी इसमें कोट किए हुए हैं, शिकायत सनहा किए हुए हैं। आप देख सकते हैं। और तिलैया में जो नाना जी का घर खरीदकर आईएएस ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने मुझे दिया था, उस घर के भी कागज़ गुम हो गए हैं रास्ते में। और धनबाद में हमारा एक बैंगलो है जिसका रघुकुल नाम है, उसकी भी कहानी अभी आपको बताऊंगी। तो उसके भी, उस बैंगलो के भी कागज़ जो थे वो गुम हो गए हैं। और तीसरा, ये जो जिस घर में मैं बैठकर बात कर रही हूँ, ये पिताजी का घर है। ये भी घर मेरे नाम से है, पिताजी ने मेरे नाम से कर दिए, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसके भी पूरे कागज़, लगभग इधर 5 प्लॉट हैं, तो ये सारे प्लॉट्स इसके कागज़, मतलब एक ही प्लॉट में इतने सारे वो घर हैं, तो एक बहुत बड़े से प्लॉट से। तो ये इसमें इसके भी कागज़ साथ में गुम हो गए और इंटेंशनली इसको गुम किए गए हैं। इस कागज़ के साथ साथ ये जो गुम किए गए कागज़ हैं, तो मैंने इसकी जो शिकायत है, इसकी शिकायत मैंने सीओ साहब के पास कर दी है, जो कि बाघमारा प्रखंड के सीओ हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको रिसीव किया है और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो सारे कागज़ों को उपलब्ध करवाएंगे और आमीन आकर के ज़मीन को माफ़ भी करेगा। लेकिन अभी तक आमीन आया नहीं है, अभी तक माफ़ी हुई नहीं है। और अगर सीओ साहब इसको अवेल करवा देते हैं कागज़ को, तो बड़ी कृपा होगी और जल्द से जल्द मेरा जो हक है, वो मेरा हक मुझे मिल जाएगा, एफडी के रूप में भी मिल जाए, और जो घर की जो ज़मीन के जो कागज़ हैं इसके रूप में भी मिल जाए, तो मेरी जीवन बेटर हो जाएगी। मेरे घर में मेरे पापा के जो शिष्य हैं और जो अभी स्टाफ हैं, स्टाफ के रूप में जो मैंने बताया था कि वो नीचे जो स्टाफ है, एक सत्यनारायण है, एक मनसा है। और मनसा जो है, उनके कट्टर शत्रु जो हैं किशोरी पंडित जी के बेटे वीरेंद्र, और यहाँ पे मनसा के रूप में मेरी स्टाफ है, मेरे पापा के यहाँ पे काम करता है। पहले तो खुद को शिष्य बताता था, लेकिन मेरा पूरा दुकान सत्यनारायण और मनसा मिलकर के हड़प लिया और पिताजी को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया। और जब मैं 8 महीने पहले आई थी, तो मेरे पिताजी को दुकान में घुसने भी नहीं दे रहा था, लेकिन पिताजी डर के मारे ये बात को कभी बोल नहीं रहे थे, सबके सामने बोल नहीं रहे थे। लेकिन जब मैंने आंखों से देख लिया, तो उसके बाद इसकी शिकायत एसएसपी से कर दी थी। ये उसकी कागज़ है, ये रहा, ये उनका सिग्नेचर, ये रिसीविंग। इसके बाद मेरे पिताजी की मेरी जो माता जी हैं, मेरी मौसी रेखा देवी, जब से इनके जो अभी वर्तमान पति हैं बिहारी प्रसाद साव, वो जब से उनको ये बात पता चला है कि मैं अपनी रेखा मौसी और अपने पापा जयंत प्रसाद साव के बीच की बेटी हूँ, इन दोनों के बीच से उत्पन्न हुई बेटी हूँ, तो उनको बहुत थ्रेट करने लगे, बहुत मारपीट करने लगे, बहुत यंत्रणा देने लगे। और ये बात मुझे जब पता चली तो और मैंने उनके घर में भी जा कर के देखा कि उनकी आंखें रो रही हैं, आत्मा बरस रही है, तो मैंने इसकी शिकायत थाने से कर दी। और चूँकि हमारे घर में पहले पापा का होलसेल बिजनेस हुआ करता था, तो होलसेल बिजनेस में अपने इनके सारे शत्रुओं के साथ मिल करके हमारे घर में, हमारी दुकान में जितने भी रेड होते थे, जितने भी रेड पड़ते थे, वो सारे रेड में पड़वाने में इनका भी हाथ था, विरोधियों के साथ साथ। और जो विजय प्रसाद चौरसिया, जो इनके सबसे छोटे बेटे हैं, और उनके बेटे और बेटी, उनका परिवार भी इसमें इन्वॉल्व रहा है, और उनके जितने भी विरोधी हैं सब। और इनके विरोधी जो मेरे मौसी जिनको बोलती हूँ, उनमें से उनका एक बेटा है भोला, वो भी
भोला और बाबू, वो भी इस अपनी माँ के साथ इस विरोध में पूर्ण रूपेण शामिल है, जो मामा घर से है। और उनका नाम बताना मैं भूल गई थी, इसी वजह से इस समय मैं कोट कर रही हूँ। और मैं आपको दिखाऊं कि ये लड़ाई तो अभी फिर से शुरू हुई है, लेकिन 2018 में जो लड़ाई मैंने शुरू किया था, वो लड़ाई जो कि बीच में बंद हो गया था, सारे विरोधियों का घाल-मेल तालमेल भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके और ये कागज़ है, ये कागज़ को आप ध्यान से देखें। मैंने पब्लिक ग्रीवेंस में इसकी शिकायत की थी और मुझे स्टेटमेंट के लिए गोवर्धन के स्टेशन में बुलाया गया था, लेकिन उस समय मैं दानिश और टीम के साथ मैं हरिद्वार में थी और हरिद्वार में मैंने थाना प्रभारी को कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं हरिद्वार में है, 2 दिन के बाद आऊँगी। और 2 दिन के बाद जब मैं गोवर्धन आई और मैं वापस उनके पास गई थाने में स्टेटमेंट देने के लिए, तो थानेदार ने मुझे बोला कि अब मेरा और कोई काम नहीं है कि मैं आपका स्टेटमेंट लेने के लिए बैठा रहूँगा। मैंने स्टेटमेंट लेकर के भेज दिया है और स्टेटमेंट में से कहा था कि मैं वहाँ आने से इनकार करती क्योंकि मैं हरिद्वार में थी, लेकिन ये कोट नहीं किया वो कि मैं दोबारा आई थी और मैंने उसका स्टेटमेंट नहीं लिया। और इसी गोवर्धन में एक ब्यास कुटी में मैं थी और ब्यास कुटी में मुझे मारने की बहुत कोशिश की और पॉइजन देकर हालत सबसे ज़्यादा ख़राब वहाँ पे किया। और जहाँ पे वो मदन मोहन शास्त्री जी का वो आश्रम था और वहाँ पे एक महिला वहाँ पे कमांड में रहती थी जिसका नाम बीरबाला था। और बीरबाला का संबंध गया वाले जो सोकोल्ड मौसा हैं निर्मला देवी, उनकी वो सगी थी, उनकी वो जानने वाली थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से मदन मोहन शास्त्री जी मुझे रिक्वेस्ट करके और बार बार बोल करके मुझे अपने आश्रम में रखा था, तो इसमें उनकी भी इन्वॉल्वेशन है और उनकी बीच बीच में फ़ोन आती है ये जानने के लिए, लेकिन मैं उन पर बिलीव नहीं करती। और उस आश्रम में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बहुत सारे लोग आते जाते थे। राजेश लवानिया जी मेरे वकील, हाँ, तब तक मुझे पता नहीं था कि ये भी शत्रु से मिले हुए, विरोधी पक्ष से मिले हुए सत्यनारायण, जिनको मैं बहुत बेपनाह प्रेम करती हूँ, उस धोखेबाज को बेपनाह प्रेम करती हूँ। ले वो मेरे पापा के शिष्य और विरोधी, उसने मुझे इतना ज़्यादा मिसगाइड किया, मुझे इतना विश्वासघात, मेरे दिल में बहुत चोट पहुँची। मैं डिसीज़न ले चुकी थी कि मैं एक गृहस्थ साध्वी बनकर जीऊँगी, लेकिन मेरे सपने भी टूट गए और विश्वास भी टूट गए। और उस जगह पे और एक व्यक्ति आते थे जो हमारी टेलीफोन पे हमारी बातचीत हुई थी, उनका नाम डिप्टी उपाध्याय था। तो वो मुझे दूध के पैसे भी मुझे दिए थे जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब वहाँ पे हो गई थी, लेकिन मुझे उन पर भी बिलीव नहीं, क्योंकि वो मुझे समाई गांव लेते गए थे गोवर्धन में, और वहाँ पर भी उस गांव में बहुत भयानक स्थिति हो गई थी और मेरी चरित्र पर उंगली उठा करके गांव से मुझे बाहर किया गया था और मेरी तबीयत भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इनकी इन्वॉल्वेशन भी वैसे मुझे समझ में आती है। और उनके जो मित्र थे जिनको कह करके कि उस घर में समाई में वो मेरी देखभाल करेंगे, जो वो मुझे मिलाए थे, उनका नाम डॉक्टर मोहन था। चूँकि डॉक्टर मोहन नहीं, वो कंपाउंडर थे वहाँ के, तो ये भी इस साजिश में मिले हुए नजर आए। पूरी ग्रुप, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था और यहाँ से मैं बिल्कुल जिंदा बचकर निकल आई। इसमें ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा है। और आप देख सकते हैं जो लड़की पब्लिक ग्रीवेंस में जाने को बाध्य हो गई, वो उसको कितने कष्ट उनको झेलने पड़े होंगे, आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज भी मैं सेफ नहीं हूँ। ये इसके बाद जो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मेरा मन, विश्वास, आत्मबल सब एक तरह से कम हो गया था। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से फिर दोबारा मैं उठी हूँ और इस युद्ध को शुरू की हूँ। और अगर मैं आप सब से मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने शासन से, अपने शासक, प्रशासक और संविधान से, कि जिनको भी सत्य को पहचानने की क्षमता है, मनुष्य को पहचानने की क्षमता है,
और अगर आपको लगता है मैं सही हूँ और मुझे जांच पड़ताल करो, मुझे हर तरह से चेक टेस्ट करो, और अगर मैं सही खरी उतरती हूँ आपके टेस्ट और परीक्षा में खरी उतरती हूँ, तो मेरे लिए मेरे साथ युद्ध में खड़ा हो, मुझे विजयी करो और मेरी जान बचाओ। इनके खिलाफ, इन क्रिमिनलों के खिलाफ आप एक्शन लो, इनको जेल में डालो, एफआईआर करो, जेल में डालो इनको, और कम से कम हमारे पूरे समाज में ये प्रेरणा भेजो और ये मैसेज भेजो कि हमारे देश में कोई गलत काम करेगा, किसी की इज्जत, किसी भी लड़की किसके इज्जत जान से खेलेगा, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है हमारे संविधान में, उसको सजा मिलेगी। सबको जीने का अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी का जीवन को छीने। जो परमात्मा ने जीवन दिया है उसका छीनने का अधिकार भी परमात्मा को है, मनुष्य को नहीं है। और इस तरह से गिरे पड़े मनुष्य को। और अभी हमारे धनबाद के एडमिनिस्ट्रेशन, मैं डीसी सर को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा संज्ञान लो, मुझे न्याय दिलाओ। मैं ऐसे एसएसपी सर को मैं कहती हूँ, प्रभात कुमार सर को, कि आप संज्ञान लो, मेरा पता करो, जांच करो, पड़ताल करो और कृपया करके मेरे साथ न्याय करो। आपको मैं बताऊं, मैं सिर्फ अपने ग्राम में ही नहीं, अपने विलेज में ही नहीं, वृंदावन में ही नहीं, मैं बरसाने में भी मैं मरते मरते बची हूँ, जहाँ पे मेरे पिताजी के सारे शिष्य हैं और सारे शिष्य विरोधी, और सारे शिष्यों ने वहाँ कई बार मुझे मारने की कोशिश करी है। जब साधु संत क्राइम पे उतर जाए तो बाकियों का क्या हालत होगा। तो साधु संतों पर भी, उस बरसाने के मान मंदिर पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो रमेश बाबा हैं मेरे पिताजी के शिष्य के वो बेटे हैं, जो स्पिरिचुअल पावर का मिसयूज़ करते हैं। बुद्धि बाबा, जहाँ पे सब लोग प्रसाद खाते हैं, उस बुद्धि बाबा के आश्रम में 4-5 लोग आते जाते हैं, वहाँ पर भी मुझे मारने की कोशिश हुई और खाने में जहर मिला दिया और बहुत मुश्किल से जान बची। और वो क्या कहते, स्लाइन की बोतल 2 बोतल लेकर पूरी आश्रम में घूमी, और वहाँ पे डॉक्टर भी रहता है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे स्लाइन नहीं चढ़ाया। कृपालू जी की हॉस्पिटल गई नीचे, पहाड़ के नीचे, लेकिन कृपालू जी हॉस्पिटल में भी कोई मानने को तैयार नहीं कि मुझे, मेरी बॉडी में पॉइजन है, और ना ही कोई दवाई देने को तैयार है। ये हस्त्र हमारे धर्म क्षेत्र में है। तो अगर आप लोग प्रशासन संविधान अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आज धर्म क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है, कल तो पूरी दुनिया, कायनात भी सुरक्षित नहीं रहेगी। कहीं नहीं, मनुष्य, हम स्त्रियां कहाँ सुरक्षित रहेंगे। हमें भी जगा दो, हमें भी सुरक्षित करो, हमें भी हक है, हम भी मनुष्य हैं, हमारी भी इज्जत है, हमारी भी संवेदनाएं हैं, हमारी जान का मोल है। पिता की हम बेटी हैं, और सामान्य महिला होते, मेरा अपना गृहस्थी होता तो शायद मैं किसी की माँ भी होती। बस इतना ही कहूँगी। मैं आपके घर की बेटी हूँ, जिस तरह से मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मैं आपकी भी बेटी हूँ, आपकी भी बहन हूँ, आपकी भी मित्र हूँ। हो सकता है इनमें से शायद कोई हो जो मेरे फ्यूचर के जीवन साथी भी हो सकते हैं। ये वीडियो जहाँ जहाँ भी जा रही है, वहाँ वहाँ एक भगवान की प्रेरणा जा रही है, उनका आदेश जा रहा है। इस कहानी को समझो, इस कहानी को समझो, आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, और ऐसा निर्णय लो कि जो न्याय कहलाए, जो न्याय कहलाए, जो न्याय कहलाए।